हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल, वेलकम टू येट न्यू वीडियो विकास बैच के अंदर, जहां हम लोग पूरी क्लास 10 को A to Z कवर कर रहे हैं। पूरी SST को हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं और इस सफ़र के अंदर हम जो है मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को स्टार्ट किए थे और इसका हमने बहुत ही मतलब लाइक 50% 50 to 60% मैंने चैप्टर कवर कर लिया। अब कुछ 2 से 3 टॉपिक्स बच रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी टॉपिक्स है। हम उसको आज के लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देंगे और आज हमारा मनी एंड क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली इस बैच में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके एक लिंक देख सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इस बैच से रिलेटेड जितनी वीडियोस अब तक आ चुके हैं, जितने चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, वो सारी अगर आपको वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम अपनी अगर कहानी के बारे में बात करें, कहानी कौन सी, चैप्टर की कहानी, तो चैप्टर की कहानी कहाँ तक पहुँची थी? चैप्टर की कहानी पहुँची थी चेक के पास। ठीक है, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एंड देन फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक पर चलेंगे। आज हम लोग चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो स्टार्टिंग से लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं उनको पता होगा कि भाई मैंने चैप्टर की शुरुआत में तुमको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 2 हिस्से हैं, मनी एंड क्रेडिट। तो मनी हमने ख़त्म कर दिया है, आज हम लोग क्रेडिट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने हमारी कहानी पहुंची थी चेक के पास। हमने चेक को समझा था कि चेक बेसिकली होता क्या है। इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। एक एग्जाम्पल लेके तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्या बताया था हमने। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो लर्न स्प्राइट यानी कि मैं और विराट भाई थे। अब विराट भाई को अर्जेंटली 2,000 रुपये की ज़रूरत थी। अर्जेंटली 2,000 रुपये की ज़रूरत थी। वो मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि भाई 2,000 की ज़रूरत है, मुझे 2,000 रुपये दे दे। मेरे पास 2,000 रुपये कैश में नहीं थे। मैंने कहा कि मेरे पास बैंक में 2,000 रुपये हैं, मैं आपको चेक बना के देता हूँ, आप एक चेक ले जाओ और आप बैंक से पैसे ले लेना। तो मैंने जो है चेक बनाया 2,000 का और वो दे दिया विराट भाई को। मैंने बनाया चेक और वो दे दिया विराट भाई को। विराट भाई ने वो चेक लेकर चले गए SBI के पास, मतलब कि बैंक के पास, और बैंक ने उस चेक के बदले में 2,000 रुपये जो अमाउंट लिखी हुई थी वो विराट भाई को यहाँ पे थमा दी। तो बेसिकली चेक एक तरीके का पेपर इंस्ट्रक्टिंग काम करता है ना। एक ऐसा कागज़ होता है, एक ऐसा पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है किसको, बैंक को। ये बताता है कि भाई चेक के ऊपर जिस बंदे का नाम है ना, जिस बंदे का नाम है जो कि विराट भाई है, इस बंदे को मेरे अकाउंट से जितना अमाउंट चेक पे लिखा हुआ है वो अमाउंट देना है। ठीक है, किसके अकाउंट से? जिसने चेक बनाया है उस बंदे के अकाउंट से जितना अमाउंट लिखा हुआ है चेक के ऊपर वो किसको देना है? जिसका नाम लिखा हुआ है चेक के ऊपर। ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये बताता है बैंक को। ठीक है, ये हमने चेक के बारे में समझा था। ये हमने बहुत इन डेप्थ समझा था अपने कल की क्लास में, तो वो आप जाके देखना, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए थे विच इज़ लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, जहाँ से हम समझा था कि भाई बैंक के बेसिकली 2 काम होते हैं। एक होता है डिपॉजिट लेना, मतलब पैसे लोगों से, जनता से पैसे लेना, और लोन बिजनेसेस को और लोगों को लोन देना। ये काम होता है बेसिकली बैंक का। अब बैंक फंक्शन कैसे करती है, तो उसका एक बेसिक आइडिया हमने दिया था कि मान लो SBI है, एक आदमी ने SBI में अपने 100 रुपये डिपॉजिट किए। तो SBI क्या करता है, सबसे पहली चीज़ तो जो ये अमाउंट डिपॉजिट में आई है ना, ये अमाउंट आगे लोन में देता है, लेकिन पूरी अमाउंट नहीं देता। उन 100 रुपये के अंदर से 10 रुपये का अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी जो 90 रुपये ना, वो 90 रुपये एज अ लोन फिर आगे किसी बिजनेसमैन को दे देता है, जैसे कि यहाँ पे अंबानी जी को दिया था। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक जो है हमने कल क्लास में समझ लिया था। अब ये तो बेसिकली फंक्शन हो गया। अब बैंक पैसा कैसे कमाती है, इसके लिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉमन पीपल, हम तुम आप हम सब में। ठीक है, हमने 100 रुपये लेट सपोज SBI में डिपॉजिट किए। ठीक है, हमने SBI में डिपॉजिट किए 100 रुपये। अब SBI क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द बैंक का फंक्शन SBI रिजर्व रखेगा। SBI कुछ अमाउंट रिजर्व रखेगा और बाकी का अमाउंट जो है एज अ लोन बिजनेसमैन को दे देगा। अब RBI, अब जो बैंक होती है ना, बैंक जो SBI बैंक है, बैंक जो है जिनको लोन देती है उनके पास से इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि उनके पास से जो है इंटरेस्ट के साथ लोन लेती है। मतलब कि इंटरेस्ट को क्या कहते हैं यार, नाम भूल गया मैं, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, इंटरेस्ट मान लो। ठीक है, जो लोन देती है ना, वो लोन पे इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, सॉरी इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज के साथ जो है पैसा वापस लेती है बैंक। और जिन लोगों ने डिपॉजिट किया, जैसे हम लोग ने, हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया बैंक के अंदर से, बैंक के अंदर, तो बैंक अपने को हमको जो है क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, हमको इंटरेस्ट देती है।
और जिनको लोन दिया है उनके पास से इंटरेस्ट लेती है। तो बेसिकली अंबानी के पास से उन्होंने 8% का इंटरेस्ट लिया, मान लो लोन पे उन्होंने 8% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो 8% इंटरेस्ट उन्होंने अंबानी के पास से लिया और हमको 4% इंटरेस्ट दिया बिकॉज हमने डिपॉजिट किए पैसे। अब बाकी जो इन दोनों के बीच में जो बचे हुए 4% की इनकम थी ना, वो बैंक की इनकम है, ठीक है, वो बैंक का पैसा हो गया, वो बैंक ने कमा लिया प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी, ये हमने बाकी कल के दिन हमने ये सारी डिस्कशंस किए थे। ये हमारा बेसिकली ये वाला पॉइंट कवर हो गया था, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। अब हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में एंटर कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने तुमको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि भाई हम जब मनी एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, हम जब मनी एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली मनी के बारे में एंड देन क्रेडिट के बारे में। मनी वाला पार्ट खलास। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे भैया। अब हम बेसिकली क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हाँ जी, क्रेडिट। इस चैप्टर में क्रेडिट या फिर क्रेडिट इन जनरल, अगर तुम्हें यहाँ से जो मैं तुमको समझाने वाला हूँ आगे, वो सारी बातें तुम्हारे भेजे में घुसनी चाहिए। तो इसके लिए एक काम कर लेना मेरे दोस्त। क्या काम करना है? काम ये करना है कि ये जो क्रेडिट है ना, मैं तो इसको क्रेडिट बोलूँगा, तुम इसे लोन मानना। तुम इसे लोन मानना। क्या मानना भाई? क्या मानना है दोस्त? तुमको इसको लोन मानना है। लोन क्यों मानना है? अरे यार, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया ना चैप्टर के, देखो यहाँ पे बताया होगा, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। मैंने क्या बताया था कि क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट इज इक्वल टू उधारी। क्रेडिट का मतलब उधारी होता है। लेट सपोज मैंने किसी के पास से उधारी ली। अरे यार चलो ठीक है, मैं सपोज नीचे गया, है ना, मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिया, मैं नीचे गया मार्केट में, है ना, रामू काका की दुकान से राशन का सामान लेकर आने के लिए, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिया। मैंने जितना सामान लिया उसका टोटल बिल बन गया 150 रुपये। मेरे पास तो 100 रुपये की नोट है, तो मैंने रामू काका को 100 रुपये की नोट दी और मैंने उनसे कहा कि भाई 50 रुपये जो इसके ऊपर के है ना, ये आप मुझसे बाद में ले लेना, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको दे दूँगा। तो मेरी 50 रुपये की उधारी है रामू काका के लिए, ठीक है, मुझे 50 रुपये रामू काका को देने, तो ये उधारी है। बेसिकली क्या है? बेसिकली है क्रेडिट। समझा क्या बात? चलो, इसको हम क्रेडिट कहते हैं। और लोन भी इसी तरह से लिंक्ड होता है। लोन में भी बैंक अपने को पैसा दे दिया, ठीक है, और हम बैंक को उसका पैसा जो है सूद समेत, किसके साथ? ब्याज के सूद समेत लौटाते हैं। तो बेसिकली लोन इज़ अ टर्म क्रेडिट। समझा गया? चलो, तो अगर तुमको क्रेडिट समझना है तो इसके लिए इसको लोन मानना, ठीक है। जहाँ भी तुमको क्रेडिट दिखे मान लेना ये लोन है, मान लेना ये लोन है। अच्छा, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर तुम लोग को मैं आगे वाली कहानी समझाता हूँ। देखो इतना पार्ट है ना, ये पढ़ लेते हैं, फिर ये आगे तुमको 2 कहानियाँ दी हुई हैं, 2 केस स्टडीज़ दी हुई हैं। ये 2 केस स्टडीज़ से तुमको आगे का कंक्लूजन बताऊंगा मैं कि भाई इन 2 केस स्टडीज़ से ना हम लोग आगे के टॉपिक को इंटरलिंक करने वाले हैं। ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सबका क्रक्स ये 2 केस स्टडीज़ हैं, ये वाली 2 केस स्टडीज़ हैं। अच्छा आ जाओ, देखो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट सिचुएशन मतलब लोन लेने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो यार, अगर मैं किसी के बैंक से लोन ले रहा हूँ आज जाकर के, तो 2 ही सिचुएशंस हो सकती है लोन लेने के बाद। पहली सिचुएशन, या तो भाई मैं पैसे लौटा दूंगा। दूसरी सिचुएशन, या तो मेरे पास पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और मैं बैंक को पैसे लौटा ही नहीं पाऊँगा। बस यही 2 सिचुएशन है भाई, ये 2 सिचुएशन है। ये वाली केस में पैसे वो बंदा लौटा देता है बैंक को लोन लेकर। इस केस के अंदर, स्वप्नास प्रॉब्लम के अंदर, वो पैसे लौटा नहीं पाता। अब इसके अंदर थोड़ा हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे कि अंदर कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को भी हम समझेंगे। बस मैं ऊपर से आइडिया दे दिया, ठीक है। ये पढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आइडिया देता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक के अंदर घुसेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स क्रेडिट इन सम और अदर फॉर्म्स, ठीक है। अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी क्रेडिट चलता है, उधारी चलती है ना। अगर हम किसी की दुकान पे जाते हैं तो उधारी पे कुछ सामान लेके आ जाते हैं, तो यहाँ भी तो इसको भी क्रेडिट ही कहते हैं। क्रेडिट का मतलब यही नहीं होता कि भाई तुम लोग ने जाके बैंक से ही लोन लेना है। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। लेकिन हमको इस चैप्टर में अच्छे से समझने के लिए क्रेडिट को ना, अरे एक सेकेंड, इस चैप्टर में अच्छे से समझने के लिए हमको क्रेडिट को एज अ
लोन ही समझना पड़ेगा, क्रेडिट को एज ए लोन ही मानना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर में जो क्रेडिट टर्म है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच lender supplies the borrowers with the money, goods or services in return for the promise of future payments। अरे यही तो लोन होता है, यही तो लोन होता है। लोन मतलब क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लेंडर, जहाँ पे कौन लेंडर, एक सेकेंड, हेलो, जहाँ पे जो लेंडर जी होते हैं, लेंडर जी जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं बोरोवर को। क्या लेंडर माने बैंक, बैंक बोरोवर को, बोरोवर मतलब हम सबको क्या देती है, या तो पैसा देगी, तो गुड्स और सर्विसेज देती है, ठीक है। और इन रिटर्न में क्या अपने से एक्सपेक्ट करती है कि भाई हम जो पैसा हमने लिया है बैंक के पास से एज अ लोन, एज अ क्रेडिट पे उधारी जो हमने ली है, उसको हम लोग वापस लौटाएंगे, ठीक है। प्रॉमिस टू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स मतलब हम लोग फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसको लौटाएंगे, बेसिकली वही होता है। तो भाई साहब यही चीज़ है, भाई साहब यही चीज़ है, यही चीज़ है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लोगे, अच्छी चीज़ है ये, इसको समझना। refers to an agreement in which the lender supplies to the borrowers with the money, goods and services in return of a promise, in return of a for a promise of future payments कि भाई हम लोग आपको आगे आने वाले टाइम में पैसे दे देंगे, आपके पैसे सूद समेत लौटा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो जी, चलो चलो चलो, अच्छा इतना समझ में आ गया। तो ये थी हमारी क्रेडिट की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन थी क्रेडिट की। अच्छा, लेकिन अब हम लोग इसमें आगे पढ़ने के वाले हैं, ये जो आगे आने वाले 1 से 2 पेजेस हैं, इसका एक ओवरव्यू, बस इतना तुमको दे देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसको जब पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा। बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ना यहाँ पे क्रेडिट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे क्रेडिट के बारे में समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट एज अ टर्म वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसमें ना हम लोग 2 केसेस पढ़ने वाले हैं, क्रेडिट माने लोन, क्रेडिट माने लोन, यही हमने देखा, राइट, क्रेडिट माने लोन। लेकिन हम इसमें 2 केसेस पढ़ने वाले हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई इसका क्रक्स मतलब कि बेसिकली हम 2 सिचुएशंस देखेंगे और उन सिचुएशन से डिराइव करेंगे कि भाई क्रेडिट कहाँ कहाँ अच्छा है, कहाँ कहाँ बुरा है। लाइक हर चीज़ का कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है। तो क्रेडिट गुड भी है, माने लोन लेना सच्चा अच्छा भी है, और लोन लेना बुरा भी है। अब कौन सी सिचुएशन में लोन लेना अच्छा है और कौन सी सिचुएशन में लोन लेना बुरा है, ये दोनों हम लोग इन 2 केस स्टडी से समझेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे आगे, इसके आगे फिर हम समझेंगे कि भाई चलो लोन लेना अच्छा भी होता है, लोन लेना एक तरीके से बुरा भी होता है। अब हमको लोन लेने के ना काफ़ी सेक्टर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोन सेक्टर्स से लेते हैं। हमको पहले से ये पर्सपेक्शन बन चुका है कि भाई लोन जो है हमेशा बैंक से लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। बैंक से तो हम लोग लोन लेते ही लेते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन कुछ अदर चीज़ें भी होती हैं। अब ये अदर क्या होते हैं ये हम समझेंगे, ये जो अदर टर्म है ये हमको समझेंगे, टेंशन ना लो। ये जो अदर है ना, ये अदर कौन सी चीज़ होती है, एक तो अपन बैंक से लोन लेते हैं, अब बाकी कहाँ से लोन ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब तुम्हारे को समझ में आएगा रे लाला, टेंशन ना लो। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे कि भाई चलो लोन होता है। अब लोन एक तो गुड भी हो सकता है, एक तो बैड भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लोन लेना अच्छा भी हो सकता है, लोन लेना बुरा भी हो सकता है। अच्छा, अब लोन लेने के कौन से वेरियस हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस कौन से होते हैं लोन लेने के, ठीक है। और उनको ही हमने जो है सेक्टर्स में बांट दिया है, उनको ही हमने सेक्टर्स में बांट दिया है, ठीक है। और कौन सा सेक्टर अच्छा होता है, कौन सा सेक्टर बुरा होता है, हर सेक्टर की क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। क्या क्या समझने वाले हैं, देखो वापस से जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं तुमको जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हम पहले समझेंगे कि भाई क्रेडिट होता क्या है, लोन हमने समझ लिया उसको। अब हम देखेंगे कि भाई सब किसी सिचुएशन में ना क्रेडिट गुड भी हो सकता है, क्रेडिट बैड भी हो सकता है, क्रेडिट अच्छा भी हो सकता है, क्रेडिट बुरा भी हो सकता है। अच्छा, फिर हम ये समझेंगे कि भाई क्रेडिट लेने के हमारे पास वेरियस ऑप्शंस कौन से हैं। अब एक तो हमको पता है कि भाई सब हम लोग बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं, बैंक से हम लोग लोन ले सकते हैं, और भी तरीके हैं जहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं। अच्छा, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई
इन्हीं चीज़ों को, जैसे बैंक से लोन लेना और कहीं और से लोन लेना, इन चीज़ों को हमने वेरियस सेक्टर्स में बांट दिया है। वेरियस मतलब 2 सेक्टर्स हैं, इन 2 सेक्टर्स में हमने बेसिकली बांट दिया। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं। अब जहाँ से हम लोन ले सकते हैं उनके जो 2 सेक्टर्स हैं, उन दोनों सेक्टर्स की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, बस। मतलब बेसिकली लिख ही लेता हूँ। देखो, हम जो क्रेडिट होता है, माने लोन, लोन 2 जगहों से ले सकते हैं। एक तो हम लोग लोन बैंक से लेते हैं, अच्छा जी सर, और एक होता है अदर्स। अदर्स क्या है, ये तुम्हारे को अभी मैं समझाऊंगा बाद में, ये अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री। ठीक है, तो बैंक से भी ले सकते हैं और अदर सोर्सेस से भी ले सकते हैं। इन दोनों को हमने कोई टर्म का नाम दिया। अब वो टर्म कौन सी है, वो है एक फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सोर्सेस एंड इनफॉर्मल सोर्सेस। अच्छा, फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल सोर्सेस। अब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई ये जो फॉर्मल सोर्सेस हैं, फॉर्मल सोर्सेस हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं, कॉन्स माने बुराइयां क्या हैं। सिमिलरली इनफॉर्मल सेक्टर की भी एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी बुराइयां पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारे को मैंने दे दिया क्या, एक ओवरव्यू। ओवरव्यू बेसिकली क्या, क्रेडिट है, लोन है, यहाँ हम लोग अच्छा होता है बुरा होता है ये समझेंगे। फिर क्रेडिट जो है 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो बैंक से ले सकते हैं, तो अदर सोर्सेज से ले सकते हैं। बैंक से लेना मतलब फॉर्मल सोर्सेज, एक बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल सोर्सेज बोलते हैं। अब फॉर्मल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनफॉर्मल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बुक की तरफ और बुक से पूरा पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा सारी चीज़, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, अब हम लोग एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी केस स्टडी लेते हैं, है ना। कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। अच्छा, ये केस स्टडी है, ये केस है छोटा सा। किसका केस है ये केस है भाई हमारे सलीम भाई का। सलीम भाई का केस है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, आ जाओ यार। फेस्टिव सीजन का टाइम था, ठीक है, क्या टाइम था, फेस्टिव सीजन का मतलब दिवाली का टाइम था। 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम। ठीक है, सलीम कौन है, सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर जो कि बेसिकली शूज़ बनाने का काम करता है। दिवाली के फेस्टिवल के 2 महीने पहले उसको एक ऑर्डर मिलता है। कौन सा ऑर्डर, उसको ऑर्डर मिलता है कि उसको लार्ज ट्रेड्स में 300 पेयर्स के शूज़ बनाने, मतलब कि 300 पेयर्स के, 3000, सॉरी 3000 है, 3000 पेयर्स के उसको शूज़ बनाने हैं। 2 महीने पहले उसको एक ऑर्डर मिलता है। अच्छा, ये तो कहानी है। टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, सलीम ने क्या करा, सलीम ने कुछ वर्कर्स को हायर किया, बिकॉज सलीम अकेला तो काम नहीं कर सकता, अकेला तो 2 महीने के अंदर 3000 शूज़ कैसे बनाएगा, इसलिए उसने कुछ वर्कर्स को हायर करा, कुछ कामदारों को अपने पास रखा। ठीक है, स्टिचिंग करने के लिए, पेस्टिंग करने के लिए। उसने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया। अब अगर उसको शूज़ बनाने हैं तो उसके लिए उसको शूज़ की जो सोल होती है, जो उसका जो भी कपड़ा जो भी होता है भाई, जो भी चीज़ है, रॉ मटेरियल बेसिकली, तो उसको रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करना पड़ेगा, तो उसने वो रॉ मटेरियल खरीदा। अच्छा, अब रॉ मटेरियल खरीदना है, जो कामदारों को रख रहा है काम पे 3000 जूते बनाने के लिए, उसके लिए भाई उसको पैसा भी तो चाहिए, कुछ पैसा भी तो चाहिए। अब जो भी ये खर्चे करने वाला है ना, ये 3000 जूते बनाने के लिए, अब इसने क्या करा, सलीम ने इन खर्चों के लिए लोन उठा लिया, इसने बैंक से लोन उठा लिया। ठीक है, सलीम ने लोन ले लिया फ्रॉम 2 सोर्सेस, 2 सोर्सेस से लिया, सिर्फ बैंक से नहीं। फर्स्टली उसने लेदर सप्लायर, फर्स्टली ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई द लेदर एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। अब देखो, ये भी एक तरीके का क्रेडिट ही है। अब क्रेडिट तो हर चीज़ बैंक लोन नहीं होती ना, क्रेडिट इज नॉट ऑल अबाउट लोन, उधारी भी है। क्रेडिट एक बहुत बड़ा टर्म है, मैंने तुमको बस बताया कि भाई लोन, उसको एज अ लोन मान के चलो, बट एक तरीके से क्रेडिट इज ऑल्सो उधारी। तो उसने क्या करा, एक सेकेंड, उसने जो है ना लेदर सप्लायर, जिसके पास वो लेदर खरीदने वाला था, उसके पास उसने लेदर ले लिया, उसको बोला भाई साहब मैं तुमको लेदर बाद में, पैसे जो है बाद में दे दूंगा। ठीक है, ही प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। सेकेंडली उसने जो है लोन उठाया, लोन लिया, लोन इन कैश फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर एज एन एडवांस पेमेंट्स फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। बेसिकली उसने उधारी ले ली, उसने 2 तरीके से क्रेडिट लिया। पहले तो जिसके पास से वो रॉ मटेरियल में लेदर लेने वाला था, उसके पास से उसने लेदर ले लिया और उसने उसको कहा कि भाई पैसे मैं तुमको बाद में दे दूंगा। और बाकी जो है उसने लोन उठा लिया कैश के अंदर, किसके पास से, उसके पास से जिसने उसको ऑर्डर दिया था 3000 जूते का, तो उसने उतना पैसा उठा लिया, 1000 जूते का जितनी प्राइस बनती है ना, उतना पैसा उसने पहले उस पैसे एडवांस में ले लिया और कहा भाई साहब मैंने तुम्हारे पास ये पैसा एडवांस में लिया है, मैं तुमको प्रॉपर टाइम पे ऑर्डर पे, तुम्हारा जितना ऑर्डर है उस टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे तुम्हारे को जूते बना के दे दूंगा।
अच्छा, फिर महीने बीत गए, ठीक है, और टाइम आ गया जूते पहुंचाने का। तो सलीम ने अपने सारा ऑर्डर प्रॉपरली डिलीवर कर दिया और एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। एंड उसने जितना पैसा उधारी पे लिया था, जैसे लेदर सप्लायर के पास से उसने जो पैसा लेदर लिया था, उसको उसने अपने उसके पैसे लौटा दिए। जो कैश में उसने 10,000 जूतों की जो पेमेंट ली थी एडवांस में, वो पैसा उसने वापस कर दिया। ठीक है, तो सारा पैसा जो उसने बोरो किया था वो सारा पैसा उसने रिपे कर दिया और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया और सलीम ने अपना काम कर दिया। अब ये कौन सी सिचुएशन हो गई? क्रेडिट की एक गुड सिचुएशन। क्या गुड सिचुएशन? कैसे? ये गुड सिचुएशन कैसे हो गई सर? ये गुड क्या होता है यार इस पेन को? ये क्रेडिट की एक गुड सिचुएशन बन गई। क्या बनी? गुड सिचुएशन। कैसे? देखो, दिमाग लगाओ। अब सलीम बेचारा एक छोटा शू मैन्युफैक्चरर, जिसके पास इतने कामदार भी नहीं है काम करने के लिए, ना उसके पास इतना रॉ मटेरियल है कि भाई वो 3,000 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बना सके, 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बना सके, 3,000 जूते बना सके। इतना उसके पास पैसा भी नहीं है, ना इतना उसके पास रॉ मटेरियल है, ना इतना उसके पास कामदार है। बट यहाँ पर सलीम की मदद किसने करी? उधारी में। उसने उधारी पे लेदर लिया, उसने उधारी पे कुछ कैश लिया एडवांस में, और अब इस उधारी की वजह से, इस क्रेडिट टर्म की वजह से सलीम 3,000 जूते बना पाया और उन्हें ऑर्डर डिलीवर कर पाया और एक अच्छा प्रॉफिट बना पाया। एंड हेंस फोर्थ वो अपना लोन रीपे भी कर पाया। तो एक तरीके से क्रेडिट लेना तो एक अच्छी चीज़ हो गई। अरे, उधारी लेना तो एक अच्छी चीज़ हो गई ना, क्योंकि मैं क्योंकि सलीम ने उधारी ली, इस वजह से वो 3,000 जूते बना पाया और इस वजह से वो डिलीवर कर पाया और इस वजह से वो प्रॉफिट बना पाया। बात समझा गया? खोपड़े में गया? अच्छा, अब देखो, जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा थोड़े अच्छे तरीके से। देखो, इन दिस केस सलीम ने क्रेडिट लिया ताकि वो अपने वर्किंग एक्सपेंसेस को, जो वर्किंग कैपिटल है, जो उसको जूते बनाने के लिए जो उसको पैसा चाहिए, वो पैसे का जुगाड़ हो सके, और इस वजह से उसने क्रेडिट उधारी ली। ठीक है, द क्रेडिट हेल्प्स। अब ये उधारी जो उसने ली ना, इस उधारी ने उसकी मदद की ताकि वो जितने भी जो उसको जूते बनाने के लिए, जो उसको प्रोडक्शन के लिए जितना उसको खर्चा लग रहा है, जितना उसको एक्सपेंस लग रहा है, वो सारे खर्चे वो आराम से संभाल सके, और इस वजह से उसने क्रेडिट लिया और क्रेडिट ने, उधारी ने उसकी इस तरीके से मदद करी। ठीक है, उधारी ने उसकी मदद करी प्रोडक्शन के लिए, और इसी वजह से वो अपना जो जूते बनाने के थे, शूज़ बनाने थे, वो शूज़ वो टाइम पे बना पाया और उसको टाइम पे सेल करके एक अच्छी खासी पैसे जनरेट कर लिए, इनकम अर्न कर ली। क्रेडिट यहाँ पे जो है एक अच्छा वाइटल और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है सिचुएशन के अंदर। अब जो उधारी है ना, वो कहाँ कहाँ, कहीं कहीं अच्छा काम कर सकती है, कहीं कहीं भाई बहुत बुरा काम कर सकती है, और कहीं कहीं तो भाई इंसान की जान ले सकती है। कैसे? समझ में आएगा। तो क्रेडिट, इसलिए मैंने तुमको कहा क्रेडिट गुड भी होता है, क्रेडिट बैड भी होता है, और इसी वजह से मैंने तुमको कहा कि क्रेडिट गुड भी होता है, क्रेडिट बैड भी होता है, और ये एग्जाम्पल क्रेडिट के गुड होने का है, क्रेडिट के अच्छा होने का है। अब क्रेडिट बुरा भी हो सकता है। कैसे बुरा हो सकता है? आइए स्वप्ना की कहानी समझते हैं। स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना कौन है? स्वप्ना एक खेती बाड़ी करने वाली एक बहुत अच्छी औरत है। ठीक है, खेती बाड़ी करने वाली बेसिकली फार्मर है। अच्छा, तो ये जो कहानी है स्वप्ना की, स्वप्ना की जो कहानी थी, ये कहानी अब हम जब पढ़ेंगे तब चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में आएगी। देखो, स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। स्वप्ना के पास कितनी लैंड थी? स्वप्ना के पास 3 एकर्स की लैंड थी और उस पर वो ग्राउंड नट्स उगाती थी। उसने एक लोन लिया था किसी मनी लेंडर के पास। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पे तुमको एक वर्ड दिखेगा जो कि है मनी लेंडर। थोड़ी सी गौर फरमाना इस पर, ये जो नाम दिख रहा है ना मनी लेंडर, इस पर थोड़ी गौर फरमाना, बिकॉज इस पर चर्चा होने वाली है आगे बहुत तगड़ी। मनी लेंडर कोई बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, मनी लेंडर है। टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द कल्टिवेशन। अब जैसे कि अगर वो अपने ज़मीन पे 3 एकड़ के लैंड पे उसको ग्राउंड नट उगाने के, ठीक है, उसके उसको सीड्स लगेंगे, फर्टिलाइजर्स लगेंगे, पेस्टिसाइड्स लगेंगे, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, पानी लगेगा देने के लिए,
तो इतनी सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस के लिए, इतनी सारी चीज़ों के खर्चे के लिए उसने बेसिकली एक मनी लेंडर के पास से, मनी लेंडर बेसिकली एक ठेकेदार जो लोगों को पैसा बांटता है, जिसका बहुत पैसा होता है, वो लोगों को पैसा बांटता है और हाई इंटरेस्ट पे पैसा बांटता है। बैंक नहीं होती, बैंक से अलग होता है, ठीक है। बैंक जो होती है वो लोन देती है इंटरेस्ट रेट पे, और जो मनी लेंडर होता है वो भी पैसा देता है उधारी पे, पैसा देता है एज अ लोन, लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है, मतलब बेसिकली ब्याज ज़्यादा लेता है। अच्छा, तो उसने मनी लेंडर के पास एक लोन ले लिया, ठीक है। उसने ये उम्मीद लगाई कि भाई अब मैं मनी लेंडर के पास से लोन ले लूँगी, ठीक है। अब ये साल मनी लेंडर के पास से लोन लूँगी, उसके बाद अपने जो लैंड है उसके ऊपर अच्छे खासे ग्राउंड नट्स उगाऊंगी, ठीक है। अच्छे खासे ग्राउंड नट उगेंगे, वो बिकेंगे, ठीक है। उससे जो पैसा आएगा अगले साल जो है मैं मनी लेंडर को वही पैसा लौटा दूंगी, मतलब कि बेसिकली उसका लोन जो है रीपे कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे एक सर्टन कंडीशन है कि भाई जब, सर्टन कंडीशन कौन सी है, जब उस लैंड में से ग्राउंड नट उगेंगे और जब वो ग्राउंड नट बिकेंगे तभी तो पैसा आएगा और तभी तो वो लोन को रीपे कर पाएगी। मान लो ग्राउंड नट उगे ही नहीं, कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी हो गई कि भाई ग्राउंड नट उगे ही नहीं, फसल अच्छी आई नहीं और इससे पैसा ही नहीं बन पाया, उसको बेच नहीं पाई, पैसा नहीं बन पाया, तो भाई लोन तो रीपे ही नहीं कर पाएगी, राइट। अच्छा, मिडवे तो उसने क्या होप किया था, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट, मतलब जो ग्राउंड नट उगाएगी उससे जो पैसा आएगा उससे वो जो है अपना लोन जो है रीपे कर देगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय द पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। जो मैंने उनको कहा कि भाई मान लो अगर खेती अच्छी हुई नहीं और फसल आई नहीं तो वही हुआ, क्रॉप फेल्स। तो क्या होगा, क्रॉप फेल हो गई, मतलब बेसिकली खेती अच्छी आई ही नहीं। और स्वप्ना ने जो है क्रॉप्स के ऊपर एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स फेंके थे, मतलब कि बेसिकली केमिकल्स काफ़ी हाई और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी महंगे डाले थे ताकि अच्छी फसल बन सके, लेकिन स्टिल फसल अच्छी बनी नहीं और फसल खराब हो गई। This made a little difference. She was unable to repay the loan to the money lender and debt grows over the year into a large amount. अब इससे क्या हो गया, इससे हुआ ये कि भाई जिस साल उसने मनी लेंडर के पास पैसा ली थी उसने काफ़ी महंगे वाले पेस्टिसाइड्स लिए और उसको अपने क्रॉप्स पे डाला, ये उम्मीद लगा के कि भाई सब क्रॉप्स उगेंगे, जो उगेंगे तो उसको बेचूंगी और बेच के जो पैसा आएगा उससे इसको जो है अपना लोन इसका रीपे कर दूंगी। लेकिन क्रॉप्स ही नहीं उगे, क्रॉप्स नहीं उगने की वजह से क्या हो गया, क्रॉप्स उग नहीं पाए, इस वजह से उसको बेच नहीं पाई और बेच के पैसा आ नहीं पाया और पैसा आ नहीं पाया तो भाई लोन रिपे हो नहीं पाया। तो इस लोन को रिपे करने के लिए उसने मनी लेंडर के पास से एक और लोन उठा लिया, ठीक है। होता है ना कि अगर हम किसी के पास किसी की उधारी दे नहीं पाते तो उसके पास से और उधारी ले लेते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब ये ले ले। मान लो मुझे किसी बंदे को 100 रुपये उसकी उधारी वापस करनी थी, ठीक है, मेरे पास पैसे 100 रुपये है नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई काम कर मेरे को 200 रुपये दे दे, मैं तेरे को तेरी पूरी 300 रुपये को उधारी वापस कर देता हूँ। 200 रुपये उससे लेते, जो उसकी पहली 100 रुपये की उधारी थी उसको वापस कर देते और बचे हुए जो 200 रुपये की उधारी उसको बोलते हैं कि भाई बाद ले लेना। तो बेसिकली वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले उसने लोन ली थी मनी लेंडर के पास से उसको रीपे करने के लिए उसने एक और लोन उठा लिया, जो बेसिकली पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, तो एक और लोन उसने उठा लिया और उस लोन को रीपे कर दिया मनी लेंडर को, जो पहला लोन उसने लिया था, बट दूसरा लोन अभी उसका चल रहा है। अच्छा, अब क्या हो गया, अगले साल फिर सेम, उसके अगले साल फिर सेम, इससे क्या होता गया, लोन की अमाउंट बढ़ती गई, ठीक है। अब हर लोन को पे करने के लिए उसने और लोन लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब और कर्जे में डूब गई और डेप्थ में डूब गई, डेप्थ मतलब कर्जा, कर्जे में डूब गई, है ना। एक साल के लोन को पे करने के लिए उसने और लोन लिया, फिर उस लोन को पे किया, फिर अगले लोन को पे करने के लिए और लोन लिया, फिर और लोन लिया, फिर और लोन लिया, इसको पे किया, तो इतना लोन होता गया कि इतने कर्जे के बीच में डूब गई, ठीक है। तो बेसिकली जो अमाउंट थी वो बढ़ती गई लार्जर अमाउंट के अंदर। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना ने एक और फ्रेश लोन लिया, जो मैंने तुमको कहा, ठीक है। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग्स जो है इतनी सफिशिएंट नहीं हुई थी कि वो उससे ओल्ड लोन को रीपे कर सके। तो इससे क्या होगा, डेप्थ हो गया, डेप्थ का मतलब है कर्जा, कर्जा, ठीक है। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ अ लैंड टू पे ऑफ द डेप्थ। अब उसको क्या करना पड़ा, अपनी जो 3 एकड़ की ज़मीन थी उसमें से 1 एकड़ ज़मीन उसको बेचनी पड़ी ताकि उसको वो पैसा मिल सके और उससे वो अपना लोन रीपे कर सके। तब इस सिचुएशन में लोन अच्छा हुआ या बुरा, क्रेडिट उधारी अच्छी हुई या बुरी, अरे बुरी हुई ना भाई मेरे, उधारी क्या हो गई, बुरी हो गई। एक पल में अच्छी एक पल में बुरी बन जाती हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है राज्य, ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बैन। तो एक सिचुएशन में क्रेडिट लेना अच्छा हुआ, एक सिचुएशन में क्रेडिट लेना बुरा हुआ। अब थोड़ा सा एक समराइज में बता देता हूँ कि क्यों अच्छा क्यों नहीं। देखो यार, पहली सिचुएशन में ना सलीम ने कुछ जूते मैन्युफैक्चर करने थे, तो यार उसको 3,000 जूते मैन्युफैक्चर करने थे, और 3,000 जूते मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ पैसा लगेगा। जब पैसा मिलेगा तभी तो वो वर्कर्स रख पाएगा और उनसे काम करवा पाएगा, और जब उनसे काम करवाएगा तभी तो 3,000 जूते बन पाएंगे। 3,000 जूतों के लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो इतने सारे खर्चों के लिए उसको पैसा तो चाहिए। तो उसने क्रेडिट लिया, मतलब उसने बेसिकली उधारी ली, और इस उधारी की वजह से वो 3,000 जूते बना पाया, और वो 3,000 जूते को जब वो बना पाया तो उसको बेच पाया, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट जो पैसा उसने कमाया उससे उसने अपना लोन रिपे कर दिया, बात खत्म। उसके ऊपर से उसका कर्जा उतर गया। तो इस सिचुएशन में लोन लेना, क्रेडिट एक अच्छी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ इसलिए बिकॉज उस वजह से ही तो वो 3,000 जूते बना पाया। ठीक है, वरना किसके पास इतना पैसा होता है कि वो 3,000 जूते बना सके। ठीक है, कहाँ सलीम के पास इतना पैसा होता कि वो 3,000 जूते मैन्युफैक्चर कर सके? नहीं, राइट। अच्छा, दूसरा सिचुएशन आया स्वप्ना का। स्वप्ना को ये उम्मीद थी कि भाई वो लोन ले लेगी किसके पास से? मनी लेंडर। भाई इस वर्ड पे ना गौर फरमाना, गौर, मनी लेंडर के ऊपर। अच्छा, तो उसने ये उम्मीद लगा कि भाई मनी लेंडर के पास से लोन ले लूँगी। उसने लोन ले लिया ये उम्मीद में कि भाई मेरे क्रॉप्स उगेंगे और उससे पैसा आएगा, और उस पैसे से मैं भाई अपना लोन रीपे कर दूंगी। लेकिन क्रॉप्स ही उगे नहीं, जबकि उसने बहुत महंगे वाले पेस्टिसाइड्स लगाए थे, स्टिल उसके क्रॉप्स ही नहीं आए, और इस वजह से अपना लोन रीपे नहीं कर पाई। और लोन रीपे ना करने की वजह से उसको पहला लोन चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ा, और लोन लेना पड़ा, और इस तरीके से वो डेप्थ में, कर्जे में डूब गई। तो इस सिचुएशन में क्रेडिट एक खराब चीज़ हुई ना, खराब चीज़ हुई। बिकॉज भाई अगर वो उधारी लेती ही नहीं तो भाई उसको उधारी रीपे ही नहीं करनी पड़ पाती। ठीक है, अगर मैं किसी के पास से पैसे ही नहीं उधार लेता तो भाई मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होता कि भाई मेरे को इसको पैसे उधार लिए हैं, इसके पास से मेरे को उसको वापस करना है। अगर मैं किसी के पास से 100 रुपये लूँगा उधारी पे तो भाई मेरे को टेंशन रहेगा ना कि यार मेरे को 100 रुपये इसको वापस करने यार, इसने मेरे को 100 रुपये दिए थे। लेकिन मैं अगर वो 100 रुपये लूँगा ही नहीं तो मेरे को टेंशन क्या है? लेकिन मेरे को पता है कि भाई मैं 100 रुपये लूँगा और ये चीज़ मैं करूँगा, उससे इतना बिजनेस करूँगा, और इस 100 रुपये से मैं 500 रुपये बना सकता हूँ, और मुझे गारंटी बताई कि मैं 500 रुपये बना सकता हूँ। तो भाई ठीक है यार, वो लोन ठीक है, तुम उस 100 रुपये से 500 रुपये बनाओ, 100 रुपये का उसका जो लोन, जो तुमने लोन लिया था उसका लोन वापस कर दो। इतना डिटेल में नहीं घुसते हैं, बट बेसिकली इतनी बात है कि भाई स्वप्ना ने इतने लोन लिए और इस वजह से वो कर्जे में डूब गई, और आखिर में उसको अपना लोन रीपे करने के लिए क्या करना पड़ा? लोन, अपनी लैंड बेचनी पड़ गई। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। यहाँ से एक एक करके पढ़ो, पूरी मॉडल तुम्हारी जो पूरी एनसीईआरटी है उसने सबको समझा दिया। इन द रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम जानते हैं क्या रूरल एरियाज़ है, वहाँ क्या खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर ही तो होता है, और क्या होता है वहाँ पे? कुछ नहीं होता। तो एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है। तो बेसिकली लोग जो है रूरल एरिया के अंदर खेती बाड़ी पे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर उनको अपनी खेती बाड़ी बढ़ानी है, उनको अगर अपनी फसल अच्छे से उगानी है, उसको बेचना है, उससे पैसे कमाने हैं, तो भाई उसमें लिए कुछ तो एक्सपेंस करना पड़ेगा ना। पेस्टिसाइड्स लेने पड़ेंगे, क्रॉप्स लेने पड़ेंगे, सीड्स लेने पड़ेंगे, लैंड लेनी पड़ेगी, पानी लेना पड़ेगा। इन सभी खर्चों के लिए क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं? वो लोन लेते हैं। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट्स, जैसे हमने तो कहा बहुत सारी चीज़ें। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crops. Farmer usually take crop loans. तो क्या करते हैं फार्मर्स? लोन उठाते हैं इस चीज़ को रीपे करने के लिए। फार्मर्स लोन उठाते हैं ताकि वो खर्चे को उठा सके। खर्चे मतलब खर्चे बेसिकली कर सके, इसलिए वो लोन लेते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और उसको रीपे कर देते हैं जैसे ही फसल उग जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो जो है उस लोन को रीपे कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है यार, बहुत बेसिक चीज़ है भाई। मैं लोन तभी रीपे कर पाऊंगा ना जब अगर मैं क्रॉप्स उगाने के लिए लोन ले रहा हूँ, मुझे क्रॉप्स उगाने हैं और हार्वेस्टिंग के लिए मैं लोन ले रहा हूँ बेसिकली, कि भाई मैं इससे अपने फसल उगाऊंगा, क्रॉप्स उगाऊंगा, और जैसे ही हार्वेस्ट हो जाएगा तो मैं अपना लोन जो है रीपे कर दूंगा। उससे जो पैसा आएगा मैं उससे अपना लोन रीपे कर दूंगा। तो यार अगर मेरे को अपना लोन रीपे करना है, मुझे किसी के पास से मैंने पैसे लिए हैं और मुझे उसको उसको उसके उसको उसके पैसे वापस करने हैं, अरे बहुत कच हो गया मुझे।
अगर मैंने किसी के पास से पैसे लिए हैं और मुझे उसके पैसे वापस करने हैं तो भाई उसके लिए मेरे को कुछ तो पैसे कमाने पड़ेंगे ना भाई। तो अगर मैं किसी के पास से पैसे ले रहा हूँ उधारी पे और मुझे उसको वापस पैसे करने हैं तो उसके लिए भाई मेरे को फार्मिंग से कुछ तो पैसा इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, इनकम अर्न करनी पड़ेगी, और तभी तो भाई मैं लोन को रीपे कर पाऊंगा। बहुत बेसिक टर्म है यार, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक टर्म आएगी आगे, तुम लोग को एक टर्म देखने मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेप ट्रैप। हम उसको बोलते हैं डेप ट्रैप। यो का चीज़ है भाई, यो का चीज़ है। डेप ट्रैप क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये डेप ट्रैप जो है ना, इसको यहाँ लिख देना, कहीं पे लिख देना, लिख दो। डेप ट्रैप जो है, इसके अगर तुमको डेप ट्रैप समझना है, इस अगर तुमको बेसिकली डेप ट्रैप एक टॉपिक जो तुम्हारा है, इस टर्म को अगर तुमको समझना है तो उसके लिए स्वप्ना वाला जो केस है ना वो बेस्ट रहेगा। स्वप्ना का जो केस है उसको अच्छे से समझ लो। स्वप्ना का केस अगर तुमको अच्छे से समझ में आ गया तो तुमको डेप ट्रैप भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड द लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। अब स्वप्ना के केस में क्या हो गया, तो बस स्वप्ना ने यही सोची थी कि भाई लोन ले लूंगी, क्रॉप उगेंगे, हार्वेस्ट होंगे, पैसे आएंगे, उससे लोन रिपे कर देंगे। लेकिन साला कुछ हुआ ही नहीं, क्रॉप ही फेल हो गए। इस वजह से उसको इनकम जनरेट कर ही नहीं पाई, और इनकम जनरेट कर नहीं पाई तो भाई लोन रिपे कर नहीं पाई। अच्छा, शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ अ लैंड टू रिपे द लोन। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्सन ऑफ। तो बेसिकली मैंने तुमको ये कहा था कि क्रेडिट या तो तुम्हें बहुत कुछ दिला सकता है, लाइक सलीम, जैसे सलीम को दिलाया, ठीक है, और तुमसे बहुत कुछ छीन सकता है, लाइक स्वप्ना, ठीक है। स्वप्ना के पास से क्रेडिट ने उसकी लैंड छीन ली, लोन लिया, उधारी ली, इस वजह से क्या हो गया, क्रॉप्स उग नहीं पाए, क्रॉप्स उग नहीं पाए। अब लोन लिया है, उधारी लिए, पैसे वापस करने हैं तो लैंड बेचनी पड़ गई। तो बेसिकली स्वप्ना ने लोन क्यों लिया था, ताकि उसके क्रॉप्स को अच्छे से उगा सके, एक अच्छे प्राइस पे उसको बेच सके, अच्छा प्रॉफिट कमा सके। हुआ क्या, उसका उल्टा, उसका उल्टा ही हो गया। वो कुछ पैसा कमा ही नहीं पाई, है ना। सोची थी कि भाई लोन ले लूँगी, प्रॉफिट कमाऊंगी, लेकिन भाई अपनी ही खुद की लैंड बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्रेडिट ने स्वप्ना की हेल्प करने के बजाय उससे उसकी लैंड ही छीन ली, ठीक है। ये बताया देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉमनली कॉल्ड डेप ट्रैप। आ गया बट आ गया क्या, लगा आया ना, डेप ट्रैप। लेकिन सर ये होता क्या है, देखो, क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into situation from which recovery is very painful। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप ट्रैप। क्या बोलते हैं, डेप ट्रैप। डेप ट्रैप का मतलब होता है कि भाई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बोरोवर मतलब कि स्वप्ना, जिसको पैसा मिला है, लोन का पैसा जिसको मिला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोरोवर। तो डेप ट्रैप इस सिचुएशन जहाँ पे बोरोवर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ से वो वापस आ ही नहीं सकता, जहाँ से वो रिकवर ही नहीं कर सकता, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्वप्ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि भाई डेप ट्रैप समझना है ना, तो स्वप्ना का केस देखो, समझ में आ जाएगा। हाँ जी, यही बताया था हमने। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यार क्या हो रहा है इसको, हटाओ इसको, ठीक है, रहने दो। तो हमने क्या बोला था कि अगर डेप ट्रैप समझना है तो स्वप्ना का केस समझना बहुत ज़रूरी है। डेप ट्रैप समझना है तो स्वप्ना का केस समझना बहुत ज़रूरी है। स्वप्ना के केस में क्या हुआ था, स्वप्ना ने लोन लिया, उसको रिपे कर ही नहीं पाई, इस वजह से उसने और लोन ले लिया, फिर और लोन ले लिया, और लोन ले लिया। अब भाई यहाँ पे उसने इतना लोन ले लिया था, उसके पास इतना लोन था कि इतने कर्जे में वो डूब गई थी कि यार यहाँ से अब वो इस कर्जे से बाहर वापस जा ही नहीं सकती थी, ठीक है। मतलब अगर उसने मनी लेंडर के पास से इतना सारा लोन ले लिया है तो उसको उसके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो इस लोन को रिपे कर सके, ठीक है। अब मैंने किसी के पास से, किसी बैंक से अगर मैंने बहुत सारा कर्जा ले लिया, बहुत सारा लोन ले लिया, और मेरे पास सारा पैसा ही नहीं है लोन लेने के लिए, लोन को रिपे करने के लिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैंने दूसरी बैंक से और एक और लोन ले लिया, ठीक है, ये बोल के कि भाई मैं इस बैंक का लोन रीपे कर दूंगा। तो भाई अब तेरे को जिस बैंक से तुमने दूसरा लोन लिया है उस बैंक को भी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे,
तो उस दूसरी बैंक से जो मैंने लोन लिया था उसको रिपे करने के लिए, उसके पैसे, उसके लोन को रिपे करने के लिए मैंने किसी तीसरी बैंक से लोन ले लिया और उससे मैंने दूसरी बैंक का लोन रिपे कर दिया। अब जो तीसरी बैंक से मैंने लोन लिया है उसका लोन रिपे करने के लिए मैंने चौथी बैंक से लोन ले लिया। तो ये साइकिल चलती जा रही है। मेरे पास इतनी इनकम है ही नहीं कि मैं किसी का लोन रिपे कर सकूं। ठीक है, लोन रिपे करने के लिए मैं किसी और के पास से कोई दूसरा लोन ले रहा हूँ ताकि मैं उस लोन को रिपे कर सकूं। तो बेसिकली मैं, मेरे पास इतनी खुद की इनकम नहीं कि मैं लोन रिपे कर सकूं। समझ में आया? तो मतलब लोन ने, क्रेडिट ने मुझे इस सिचुएशन में ढकेल दिया कि भाई यहाँ से मेरा रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ से रिकवर करना है तो मुझे अपनी कोई ना कोई तो ज़मीन जायदाद कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। जस्ट लाइक स्वप्ना ने अपनी लैंड बेच दी। तो स्वप्ना भी ऐसी सिचुएशन में थी कि भाई वहाँ से वो रिकवर कर ही नहीं सकती, वहाँ से वो वापस आ ही नहीं सकती। ठीक है, या तो उसको अपना कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती अगर उसको लोन रिपे करना है तो इस सिचुएशन को, जहाँ पे क्रेडिट तुमको ऐसे सिचुएशन में फेंक देता है जहाँ से तुम्हारी रिकवरी बहुत पेनफुल होती है, या तो हो ही नहीं सकती रिकवरी, तुम वापस आ ही नहीं सकते। और वापस आने के लिए तुमको तो अपनी लैंड बेचनी पड़ेगी, कोई घर ज़मीन ज़्यादा तो कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, विच इज़ टर्म दैट्स वेरी पेनफुल। अब अगर मैं अपनी लैंड बेच रहा हूँ, अपना घर बेच रहा हूँ, तो भाई मेरे लिए तो पेनफुल ही होगा ना वो चीज़। तो वहाँ से रिकवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। ठीक है, इम्पॉसिबल इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज भाई अगर लैंड विंड है मेरे पास, कुछ कोई ज़मीन जायदाद है, तो मैं उसको बेच के भाई सब लोन रिपे कर सकता हूँ। इस वजह से पेनफुल लिखा गया है यहाँ पे कि भाई अगर मैं अपनी लैंड बेच रहा हूँ तो मेरे लिए भाई वो बहुत पेनफुल होता है। तो बेसिकली क्रेडिट इस सिचुएशन में पुश कर देता है बोरोवर को, माने जिसने लोन लिया है वो होता है बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ से रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अच्छा, समझ गया? हाँ जी। इन वन सिचुएशन, एक सिचुएशन जहाँ पे सलीम का सिचुएशन था, जहाँ पे क्रेडिट हेल्प्स इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर की वजह से, जो कि स्वप्ना की केस था, क्रेडिट ने स्वप्ना को एक डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया। हाँ, टू रीपे द लोन उसको अपनी खुद की लैंड बेचनी पड़ गई एंड शी इज क्लियरली मच वर्सन ऑफ देन बिफोर। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in the case of a loss। ठीक है, बेसिकली बहुत जनरल बात बोल रहा है। जनरल बात ये बोल रहा है कि भाई एक सिचुएशन जहाँ पे सलीम को भाई साहब क्रेडिट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लोन लिया, उधारी ली, इस वजह से तो भाई वो अपने जूते बना पाया और उससे इसकी अर्निंग डबल हो गई। जितना वो पैसा कमा रहा था उससे कई ज़्यादा पैसा कमा लिया उसने, 3,000 जूते बना के। सिमिलरली स्वप्ना का भी यही सपना था कि भाई मैं लोन लूँगी, है ना, अच्छे क्रॉप्स उगाऊंगी, फिर भाई उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा ही कि भाई क्रॉप्स उगे ही नहीं और उस वजह से क्या हो गया, लोन वो रिपे कर ही नहीं पाई और वो उससे डेब्ट ट्रैप में फंस गई। और डेब्ट ट्रैप में फंसने की वजह से उसको अपनी खुद की लैंड बेचनी पड़ गई। तो बेसिकली उसने कुछ कमाया भी नहीं, उल्टा जो था वो गवा दिया। क्या कहा मैंने? उसने कुछ कमाया भी नहीं, उसने कुछ पैसे भी नहीं कमा पाए, उसको कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कुछ अर्निंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। बेसिकली उसने कुछ कमाया नहीं, जो था ना अपने पास, जो अपने 3 एकड़ की ज़मीन थी वही गवा दी, है ना। तो कमाया कुछ नहीं लेकिन गवा दिया कुछ। तो बेसिकली क्रेडिट की वजह से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये बेसिकली पूरा के पूरे पेज का समराइज तुमको कह दिया कि भाई क्रेडिट जो है, तुमको चार्ट में मैंने बताया था ना यहाँ पे क्या गया, ये रहा, बताया था ना तुमको कि यार देखो या तो क्रेडिट तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है या तो बुरा भी हो सकता है। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह छोड़ी थी, और क्यों छोड़ी थी? यही चीज़ लिखने के लिए कि भाई रेफरेंस लिखो। अच्छा क्यों होगा? अच्छा क्यों होगा? अच्छा क्यों होगा? अच्छा क्यों होगा? अच्छा सर इसलिए होगा, इसका रेफरेंस अगर आप जानना चाहते हो तो भाई सलीम वाला केस पढ़ो, जो फेस्टिव सीज़न का केस था। फेस्टिव सीज़न जो सलीम की कहानी थी। किसी कहानी? सलीम दी शू मैन्युफैक्चरर, उसकी कहानी। और अगर बुरा है तो बुरा क्यों है उसको समझने के लिए स्वप्ना स्वप्नास प्रॉब्लम ये कहानी समझो। तो ये 2 स्टोरी समझ के तुम लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। अच्छा, अब मैं तुमको कहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि भाई अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे कि भाई क्रेडिट कौन से 2 सिचुएशंस में होता है। हाँ जी,
और उससे पहले एक छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ वो समझनी पड़ेगी। देखो, इतू सा टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक अच्छा पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट माने लोन, माने लोन, माने लोन। हाँ जी, देखो, एवरी लोन एग्रीमेंट specifies an interest rate in which borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral security against the loan. collateral security ये क्या होता है? देखो यार, इस टॉपिक के अंदर ना हम लोग एक बहुत ही छोटी सी समझने वाले हैं, विच इज कोलेट्रल। एक टर्म समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल, है ना। और बस ये टॉपिक इतना ही है, इससे इसमें कुछ नहीं है। तो कोलेट्रल जब समझ जाओगे ना, तो ये वाला टॉपिक तुम्हारा समाप्त। हाँ जी, और इंटरेस्ट रेट वाला देखो यार, कहाँ गया उसे ढूंढो। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, नया टॉपिक, नया टॉपिक। हाँ जी, यहाँ पे तुम लोग एक टर्म समझोगे जिसको मैं बोलता हूँ भाई कोलैटरल। कोलैटरल, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल सर? व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल? कोलैटरल माने गिरवी, गिरवी। हाँ जी, कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखना। यहाँ लिख दो, यहाँ का ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या लिख दिया मैंने लिख दिया गिरवी रखना, गिरवी रखना। तो कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना। क्या होता है ये, मैं लिख दिया। अब थोड़ा समझते हैं इसको होता क्या। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। आओ दोस्तों यहाँ आ जाओ, बॉयज एंड गर्ल्स, एग्जांपल ले रहे हैं भैया, एग्जांपल। हाँ जी, देखो यारो, 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 एसबीआई मेरी फेवरेट बैंक है यार, मैं उसका ही नाम लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ मैं कुछ बनाता हूँ। यार जज मत करना बस, थोड़ी ड्राइंग ख़राब है मेरी। अरे यार बहुत ज़्यादा ही गई गुजरी है, रुक जा। हेलो, व्हाट्स हैपनिंग ब्रदर? हाँ जी बन गई। ये है क्रिकेट बैट, ठीक है। तुमको दिख रही हो ना दिख रही हो, देख लेना तुम लोग, क्रिकेट बैट है विच इज साइंड बाय विराट कोहली। ठीक है, साइंड बाय विराट कोहली। ओके, अच्छा, देखो यार देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को ना
ये क्या है? ये है विला। विला, अरे विला नहीं रे, ये है मैंशन। एग्जाम्पल बिल्ड कर रहे हैं, रुक जाओ, अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे को। हाँ जी। हाँ जी, एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया, कोई ना। अच्छा, ये है हमारे विराट कोच, विराट कोहली जी, है ना। एक दिन क्या होता है, बहुत ही शानदार सी शाम थी। विराट भाई अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे, ठीक है। फिर अचानक से उनके माइंड में एक ख्याल आता है कि यार क्यों ना हम इंडिया में एक मैंशन खरीद लें। इंडिया में एक मैंशन खरीद लें, एक बड़ा सा मैंशन क्यों ना हम अपने नाम पे खरीद लें, ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चों को कभी रहने के लिए, है ना। तो बेसिकली अगर इंडिया कभी आना हो गया तो इंडिया के रहने के लिए, इस वजह से विराट भाई सोचते हैं कि यार क्यों ना एक मैंशन खरीदा जाए। तो वो इंडिया आते हैं मैंशन खरीदने के लिए, और मैंशन देखते हैं तो उनको एक मैंशन जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये वाला, ये मैंशन है भाई, कितना खूबसूरत है, देखो ब्लैक एंड वाइट है, कितना खूबसूरत मैंशन है। तो ये मैंशन उनको पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। इन्होंने उसकी प्राइस निकाली, तो इस मैंशन की प्राइस थी कितनी जी, कितनी? इस मैंशन की प्राइस थी 10 करोड़। इस मैंशन की प्राइस थी 10 करोड़। 10 करोड़ की इस मैंशन की प्राइस थी, ठीक है। अब विराट भाई के पास जो है ना, उनके बैंक बैलेंस में तो बहुत पैसा था, लेकिन इस स्टोरी के लिए मैं कहता हूँ विराट भाई के बैंक बैलेंस में उनका बैलेंस था सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़। मतलब कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास सिर्फ 5 करोड़ थे। अच्छा, तो लेकिन विराट भाई को तो भाई मैंशन बहुत अच्छा लगा, ये वाला मैंशन बहुत अच्छा लगा जिसकी प्राइस थी 10 करोड़। लेकिन उनके पास थे सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़। लेकिन वो ये मैंशन खरीदे कैसे? बिकॉज इसकी प्राइस 10 करोड़ है। लेकिन विराट भाई को ये मैंशन बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये बहुत प्यारा मैंशन था। तो विराट भाई सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग 5 करोड़ पेमेंट कर दें, और बाकी जो 5 करोड़ है ना, उसका लोन उठा ले। तो विराट भाई बोलते हैं कि यार 5 करोड़ मैं तुमको मैंशन के लिए अभी दे देता हूँ, बाकी के जो 5 करोड़ है वो मैं एज अ लोन ले लूँगा। तो विराट भाई डायरेक्टली पहुँचते हैं किसके पास? एसबीआई के पास। वो पहुँचते हैं एसबीआई के पास, और एसबीआई से कहते हैं कि भाई हमको चाहिए लोन। तो एसबीआई जो है विराट भाई को, ठीक है, विराट भाई को सॉरी, विराट भाई को लोन देती कितने का? 5 करोड़ का, 5 CR का लोन देती है, 5 CR का लोन देती है। लेकिन लेकिन एक कंडीशन लगा के, यहाँ आएगा ट्विस्ट। देखो, हम तो ये जानते हैं ना, हम इतना तो जानते हैं हम लोग कि भाई अगर लोन चाहिए तो विराट भाई को लोन चाहिए तो जाएंगे एसबीआई के पास, एसबीआई को बोलेंगे मुझे 5 करोड़ का लोन दे दो। तो एसबीआई 5 करोड़ का लोन उठाएगी और डायरेक्टली विराट भाई को दे देगी। नहीं, डायरेक्टली नहीं देती है। मान लो, एग्जाम्पल ले लो एक, कि यार विराट भाई ने यहाँ पे 5 करोड़ का लोन ले लिया एसबीआई के पास से, और बाद में वो 5 करोड़ वापस किए ही नहीं, तो बाद में अगर वो 5 करोड़ वापस ही नहीं किए तो, अब जो ये बैंक ने 5 करोड़ दिए हैं वो तो बैंक ने अपनी जेब से निकाल के दिए ना, ये तो बैंक के पैसा था, और बैंक ने अपना पैसा दिया है किसी और को। तो बैंक इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि यार ऐसे ही अगर विराट भाई के बोलेंगे कि मुझे 5 करोड़ चाहिए तो डायरेक्टली उठा के 5 करोड़ दे देगी। नहीं, बैंक बोलेगी कि भाई अगर तुमने, बैंक बोलेगी विराट को कि भाई विराट भाई अगर आपने 5 करोड़ नहीं दिए, अगर हमारे 5 करोड़ अगर आपने वापस नहीं लौटाए, तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई, क्या करेंगे सनम? हमारे 5 करोड़ का तो नुकसान हो जाएगा। तो बैंक बोलती है आप एक काम कीजिए विराट भाई, 5 करोड़ का लोन ले जाइए, लेकिन आपको आपकी कोई चीज़ हमारे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। मतलब वो चीज़ आपकी ही होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बस आपको एक एग्रीमेंट बना के आपको वो चीज़ हमारे पास गिरवी रखनी पड़ेगी, है ना। और अगर इन केस अगर आप 5 करोड़ का लोन नहीं रिपे कर पाए, तो जो चीज़ आपने गिरवी रखी थी ना, वो चीज़ हम
ले लेंगे। मतलब कि उस चीज़ का पूरा अधिकार, ठीक है, जो चीज़ आपने गिरवी रखी थी उस चीज़ का पूरा अधिकार अब हमारे पास आ जाएगा। ये बैंक बोलती है विराट भाई को। और अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर वो जो चीज़ आपने गिरवी रखी थी वो आपकी रहेगी हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। फिर हमको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम जो आपसे चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं वो क्यों रखवा रहे हैं? ताकि अगर कोई केस आ जाए कि ये जो 5 करोड़ आपने हमसे लिए हैं, ये अगर आप इन फ्यूचर में रीपे कर ही नहीं पाए, हमको वापस दे ही नहीं पाए, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम आपके पास से कोई चीज़ गिरवी रखाएंगे। तो विराट भाई ने कहा ठीक है, ठीक है, मेरी एक क्रिकेट बैट है, ठीक है, जिसको मैंने डी विराट कोहली ने साइन किया हुआ है। इसकी जो वैल्यू है ना, आप देखोगे तो इसकी वैल्यू है, मान लो इसकी 4 करोड़ की वैल्यू है मार्केट में। इस बैट की 4 करोड़ की वैल्यू है, तो आपको मैं ये वाली बैट गिरवी रख देता हूँ। तो बैंक ने कहा ठीक है, डन है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, विराट भाई ने बैंक के पास से, एसबीआई के पास से 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और बदले में अपनी जो क्रिकेट बैट थी वो बैंक के पास गिरवी रख दी। अब गिरवी रख दी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई बैंक के पास जाकर के उन्होंने सीधा बैट मुझको दे दी हाथ में कि भाई रखो जब तक मैं लोन के पैसे वापस नहीं दे रहा तब तक। नहीं, ये जो बैट है ना, ये तो विराट भाई के पास ही रहेगी, लेकिन बैंक इस बैट को जब्त कर सकती है, जब्त कर सकती है अगर विराट भाई ने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे को? अच्छा, देखो, मान लो विराट भाई ने 5 करोड़ का लोन मांगा, एसबीआई ने 5 करोड़ का लोन अप्रूव करके दे दिया, और एसबीआई ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी क्रिकेट बैट को गिरवी रख दिया, जो कि 4 करोड़ की थी, उसको गिरवी रख दिया एसबीआई के पास। अब यहाँ से दो सिचुएशन बन सकती है, दो सिचुएशंस। कौन सी? मान लीजिए जो लोन लिया था विराट भाई ने, वो लोन या तो उन्होंने रीपे कर दिया या तो रीपे नहीं कर पाए, नॉट रिपेड। अगर उन्होंने रीपे कर दिया, अगर उन्होंने रीपे कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ गिरवी रखी थी ना वो सारा चंगा सी, मतलब सब एकदम गुड, गुड है जी, गुड, सारी चीज़ें एकदम गुड है, मतलब सारी चीज़ें एकदम गुड चल रही है। लेकिन अगर वो रीपे नहीं कर पाए तो जो चीज़ गिरवी रखी गई थी ना वो अब बैंक ले लेगा, मतलब बैंक ले लेगा गिरवी चीज़, बैट, ठीक है, क्रिकेट बैट जो है वो बैंक ले लेगा। जो चीज़ गिरवी रखी गई थी वो चीज़ बैंक अपने पास ले लेगा कि भाई अब ये चीज़ हमारी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने, अगर विराट भाई को 5 करोड़ का लोन नहीं दे पाए तो। अच्छा, मैंने इतना तुमको एग्जाम्पल से ये पूरा का पूरा सिचुएशन से समझाया। अच्छा, समझ में आया होगा तुम्हारे को। अब इसमें कोलेटरल क्या चीज़ है? जो क्रिकेट बैट हमने ऐसा उधारी रखी है ना, गिरवी रखी गई है, गिरवी रखी गई चीज़ है ना, ये कोलेटरल, हम इसको ही बोलते हैं क्या, कोलेटरल। क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं हम इसी चीज़ को बोलते हैं हम इसी चीज़ को कोलेटरल बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ जी। मतलब अगर आप लोन लेने जा रहे हो, बेसिकली मान लो एक कॉमन इंसान, अभी इस एग्जांपल को हटा दो, मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो मान लो इस एग्जांपल को हटाओ। मेरी बात सुनो यहाँ पे, अगर मैंने लोन लिया, मान लो मैंने लोन लिया किसी बैंक के पास से, ठीक है, और बैंक ने मुझसे कहा कि भाई अगर आप हमसे लोन ले रहे हो ना तो क्या गारंटी कि आप हमारा लोन वापस कर दोगे? क्या गारंटी आप लोन वापस कर दोगे? कोई गारंटी नहीं है ना इस चीज़ की कि आप हमारा लोन वापस कर ही दोगे। और अगर आपने लोन वापस नहीं कर पाए तो नुकसान तो हमारा हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप ना आपकी कोई कीमती चीज़ गिरवी रख दीजिए, और जब आप इस चीज़ को गिरवी रखोगे ना तो हम आपको लोन दे देंगे। और अगर आपने लोन वापस नहीं कर पाए तो हम इस गिरवी चीज़ को जब्त लेंगे, और गिरवी चीज़ हमारे पास आ जाएगी। बेसिकली बेसिकली जो गिरवी चीज़ रखी है ना, इसी को हम लोग कोलेट्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेट्रल कहते हैं। बात समझ में आया क्या? अच्छा, अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, कहाँ गया? कोलेट्रल, कोलेट्रल
इज एन एसेट दैट एन बोरोवर ओन्स, जो बोरोवर जिसने लोन लिया, जो कि मैं द विराट भाई, वो ओन करते हैं, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट बैंक, कुछ भी, एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये गारंटी होती है लेंडर के पास कि भाई हम तुम्हारा पैसा 100% वापस कर ही देंगे। एक तरीके से गारंटी होती है ना कि भाई तुम्हारा पैसा वापस कर ही देंगे, टेंशन ना लेना, पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिला तो भाई ये चीज़ तुम रख लेना। ठीक है। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, मतलब कि अगर विराट भाई लोन रिपे नहीं कर पाए, तो बैंक क्या कर सकती है, एसबीआई क्या कर सकती है, एसबीआई के पास ये राइट है कि वो विराट भाई की जो क्रिकेट बैट है उसको बेच सकती है। ठीक है, और उससे जो पैसा आएगा, बेची जो पैसा आएगा, वो अपना पैसा अपने पास रख सकती है। Property such as land, titles, deposits, livestock are common examples of collateral used for the borrowings. सिंपल सिंपल सिंपल। समझ में आया क्या? आई होप तुम्हारे को समझ में आया होगा। अरे एक सेकेंड यार, क्या हो गया? आई होप तुम्हारे को समझ में आया होगा इतना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो। कर लिया। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, उसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा। Interest rates, collateral and documentation required, and the mode of repayment together compromises what is the terms of credit. Terms of credit क्या होता है कि भाई बेसिकली क्रेडिट लेने के लिए, मतलब कि लोन लेने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो लोन लेने के लिए सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे पास कोलेट्रल होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम बिना कोलेट्रल के लोन ले ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास कोलेट्रल नहीं है तो तुम लोन नहीं ले सकते। तो लोन लेने के लिए कोलेट्रल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली वॉट आर द थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रेडिट, लोन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। कोलेट्रल ज़रूरी है मेरे दोस्त, हाँ जी। डॉक्यूमेंटेशन लगती है भाई, जब तुम बैंक से लोन लेने जाते हो तब भाई तुम्हारे को 17 डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, इतना ये लेके आओ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कुछ सब कुछ। तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन लगता है बैंक के पास। कोलेट्रल रखना पड़ता है, और कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलने वाला है वो पता होना पड़ता है। ठीक है, और कैसे रिपे करने वाले हो। लाइक लोन अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आज अगर मैंने 1000 रुपये का लोन लिया तो मैं उसको 1 साल में भी रिपे कर सकता हूँ, 10 साल में भी रिपे कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि किस मोड से तुमको रिपे करना है। तो मोड्स ऑफ रिपेमेंट ये होता है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वाइडली वेरीली सब्सटेंशियल फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। दे मे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। अब वो डिपेंड करते हैं कि सब लेंडर बैंक कौन है और बोरोवर कौन है ना। हर बैंक के अंदर अलग इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं। ठीक है, अलग डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बैंक एक कोलेट्रल एक्सेप्ट करेगी तो दूसरा नहीं एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो हर चीज़, हर एक बैंक जो है डिफर करती है इस चीज़ पे। ठीक है, बेसिकली हर एक लेंडर और बोरोवर जो है डिफर करता है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये क्रेडिट सिचुएशंस पे ये वाला जो है एग्जांपल्स तुम बस पढ़ लेना, इसको इतना फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अब यहाँ पे जो तुम्हारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया, जो मैं तुम लोग को बताया था। यहाँ पे कहाँ गया मेरे दोस्त, ये रहा। मैंने तुम लोग को क्या बताया था, क्या हो गया, मैंने कहा था तुम लोग को कि क्रेडिट गुड होता है या बैड होता है। तो हमने देखा कि वैसे क्रेडिट गुड होता है और बैड भी होता है। केसेस देख लिए स्वप्ना के और सलीम के। फिर हमने बोला था कि भाई सब क्रेडिट जो है बैंक से भी आ सकता है और किसी अदर सोर्सेज से भी आ सकता है। अब हम उसी हिस्से में मूव करने जा रहे हैं, विच इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। अच्छा, तो ये रहा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डेफिनेटली कवर कर रहे होंगे। आई होप तुम लोग को यहाँ पे मज़ा आया होगा। है ना, हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया, बट हम बहुत ही धीरे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे जा रहा हूँ, है ना, कि हम लाइक लिटरली एक एक पेज कर रहे हैं एक दिन में। आई होप तुम लोग को ये बहुत हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तुम लोग को कुछ नहीं करना, बस लेक्चर देखने के बाद थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा बैठ के बस 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं यार, बहुत कहते मैंने, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ तुम लोग को 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। अरे एक पेज ही तो है, एक पेज ही तो है, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, एक पेज ही है। ठीक है, हम हर हर लेक्चर में सिर्फ एक एक पेज कवर कर रहे हैं। 10 मिनट मैक्सिमम तुमको लगेंगे, बस अब 10 मिनट में बस एक बार पढ़ लेना जो तुम लोग को एनसेट में लिखा हुआ है ना, जो तुम लोग को समझाया है ना, बस एक बार पढ़ लेना प्लीज़ प्लीज़। एक बार, एक बार बस तुमने पढ़ लेना, और अगले दिन आ जाना भाई दूसरे लेक्चर के लिए। ठीक है, और फिर जो दूसरे दिन लेक्चर में पढ़ाया गया ना उसको बस 10 मिनट रिवाइज करना। देखना है जो 10-10 मिनट का रिवीजन वाला स्लॉट है ना, ये तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा।
ठीक है, बिकॉज बस सुन के ना तुम्हारे दिमाग में जाएगा, लेकिन वो याद रहेगा नहीं रहेगा ना, वो डिपेंड करते हैं 10 मिनट के ऊपर कि तुम्हें क्या ये 10 मिनट डेली लगा रहे हो नहीं लगा रहे। तो 10 मिनट पे डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारा रिटेंशन कितना स्ट्रांग होने वाला, तुमको कितनी चीज़ें याद रहने वाली है। समझ में आया? इसलिए 10 मिनट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम एंड रिवाइज एंड कम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखना और रिवाइज एंड कम। बाय।